गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप कैसे हो? होप आप सारे ठीक होंगे। मेरे लिए एकेडमिया जेआरएफ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ये यूट्यूब चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका स्वागत है। आप इस पे वीडियो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बीए की क्लासेस भी अभी इस पे चल रही हैं और इन फ्यूचर्स हम एमए की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और अभी एट प्रेजेंट जो है बीए सेमेस्टर फर्स्ट की चल रही हैं एंड सेकंड की चल रही हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम सेमेस्टर फोर्थ की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। एंड यूजीसी नेट की तो ऑलरेडी इस पे चल रही हैं। हम इंडियन पॉलिटिकल थाट कर रहे हैं। तो आपके आसपास अगर कोई भी या आपको लगता है कि किसी कैंडिडेट को इस चैनल से बेनिफिट होगा तो आप उसको शेयर कीजिए, आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मेरी नोटिफिकेशन आएगी, कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मेरे को एक एग्रीगेट मिल जाएगा कि कितने बच्चे वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ये बीए सेमेस्टर सेकेंड जो है उनका फर्स्ट चैप्टर का एक लास्ट वाला टॉपिक है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट के। जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको हम कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजिंग जो करनी है उसमें हम कैसे कर सकते हैं। India has a written constitution and it also have the amendment procedure। कहता है कि इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा है, लिखित है। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं, कुछ रिटन होते हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, और ब्रिटेन का क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इंडिया का जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही इन्होंने इसमें अमेंडमेंट करने के लिए भी प्रोसीजर रखा है, एक प्रावधान रखा है कि अगर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है थोड़ा बहुत तो उसको उसमें चेंजिंग कैसे करेंगे। आर्टिकल नंबर 368 इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 368 आर्टिकल है ये किससे डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है। ये बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि 368 आर्टिकल जो है वो किससे डील करता है, ये कौन से पार्ट में है। ये 20 पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कुछ अमेंडमेंट ऐसी भी हैं जो इस पार्ट के बाहर भी होती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज़ नाइदर टू डिफ़िकल्ट एज इन यूएसए एंड नॉर टू ईजी एज इन ब्रिटेन। अब हमारा जो सिस्टम है अमेंडमेंट का वो इतना भी आसान नहीं है जितना कि ब्रिटेन में है, और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि यूएसए में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो इतना टफ़ है कि उनकी अभी भी 34 अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1784 के शायद, हाँ कुछ ऐसे ही बना था। तो हमारा बना 1947 में, आज़ाद हुए हैं। फिर 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो हमारी इतनी सारी अमेंडमेंट 100+ अमेंडमेंट्स हो गई हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अभी भी 34 हैं। और ब्रिटेन की जो है वो उनका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित नहीं है, तो उनकी तो अमेंडमेंट होती रहती है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना सॉफ्ट है कि कभी भी अमेंडमेंट हो सकती है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इतना डिफ़िकल्ट है कि 200-250 साल में भी अभी हमारे पास 34 अमेंडमेंट्स हैं। तो इंडिया का यूएसए की जैसा स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट भी नहीं है और ब्रिटेन की तरह कोई सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, बल्कि इनके बिटवीन है। और जो हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न लिया है, अडॉप्ट किया है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमने जो चीज़ें ली हैं वो कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं, ली हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, बल्कि उस चीज़ों को लेके इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके फिर अपने संविधान में उसको एडजस्ट किया है। द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका। फॉलोइंग आर सम ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कुछ फॉलोइंग स्टेजेस दी हैं जो अमेंडमेंट को पास करने में स्टेज बाय स्टेजेस अमेंडमेंट पास होती है। इट कैन ओरिजिनेट इन ए पार्लियामेंट ओनली एंड नॉट इन स्टेट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारी पार्लियामेंट जो है, चाहे वो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो उसमें ही ओरिजिन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट असेंबली में भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की का बिल पास कर देंगे, क्योंकि जो स्टेट असेंबलीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ नहीं हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती हैं।
और यहाँ पे पार्लियामेंट वर्ड यूज़ हुआ है। पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 जो है पार्लियामेंट के पार्ट हैं। द बिल फॉर अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट का बिल है, तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इसको हम पुटअप कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जो हमारा कोई ऐसे फाइनेंशियल बिल होगा तो उसको हम लोकसभा में ही पास करते हैं, तो बाकी जो बिल है कोई भी है राज्यसभा में भी फर्स्ट पुटअप कर सकते हैं और लोकसभा में भी ये कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ये कोई मिनिस्टर भी प्रपोज कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी प्रपोज कर सकते हैं। मिनिस्टर्स का मतलब हो गया जो हमारी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, हर मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है यूनियन मिनिस्टर, वो भी पुटअप कर सकते हैं, या प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट से बाहर से कोई भी आके पुटअप कर देगा, नहीं। प्राइवेट मेंबर्स का मतलब हो गया जो हमारे वहाँ पे बाकी वाले मिनिस्टर्स को छोड़ के रेस्ट वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पुटअप कर सकते हैं। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। जो बिल है ये दोनों हाउस में पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। या तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होना चाहिए कि मतलब जो जितने टोटल मेंबर्स हैं हाउस के, उससे 50% से ज़्यादा मेंबर्स का व्यू होना चाहिए इसमें। फिर आता है और बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंट्रोड्यूस्ड बिल। या तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी हो गया कि जितने पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 50% से ज़्यादा जो है सब उनका व्यू होना चाहिए। और सेकंड हो गया 2/3 मेजॉरिटी हो गया कि जितने वहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट हैं तो उनमें जो है तो मैक्सिमम देखना है, मीन्स उनमें जो है तो मेजॉरिटी व्यू से पास करना है। फिर आता है ईच हाउस पासिस द बिल सेपरेटली। दोनों हाउस जो हैं बिल को सेपरेटली पास करते हैं। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जॉइंट सिटिंग होगी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों जॉइंट सिटिंग एक सिटिंग में बैठा के फिर जो है बिल पे वोटिंग करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। तो इंडिया की हिस्ट्री में अभी थ्री या 4 कुछ ऐसे जॉइंट सिटिंग हुई हैं आज तक सिंस 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके केस में जॉइंट सिटिंग नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। इफ़ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये कुछ पावर फेडरल की हैं, कुछ यूनिटरी। हमने कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल भी है और यूनिटरी भी है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड टाइम। तो जो अगर फेडरल प्रोविजंस हैं अगर उनको अमेंडमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होगा, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कि क्या होगा कि हाफ जितनी हमारी स्टेट्स हैं उसकी एटलीस्ट हाफ स्टेट की असेंबली से जो है ये बिल पास करना होगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ। सिंपल मेजॉरिटी होगी कि जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। आफ्टर पास by both of the houses it is sent to president for his assent to the bill। जब दोनों हाउसेज में बिल पास हो जाता है फिर वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज देते हैं। मीन्स के प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है सिग्नेचर्स के लिए प्रेसिडेंट के। जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स मिलते हैं तो तभी जाके वो क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट ऐड हो जाती है जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें। द प्रेसिडेंट इज़ बॉन्ड टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं। ये हालांकि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था तब ये प्रोविज़न नहीं था, ये बाद में इंदिरा गांधी जी के टाइम ऐड हुआ है। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो बाद में ये क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने पहले भी अभी इस लेक्चर में कहा था कि जो 368 है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेकिन 368 से बाहर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो टोटल हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट में के कितने प्रोविज़न हैं, 3 प्रोविज़न हैं। 2 आ गए 368 के अंडर एंड एक आ गया सिंपल मेजॉरिटी से। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 जो है 2 टाइप के अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है। पहला है फर्स्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड आल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी।
एक क्या है, एक में पार्लियामेंट से पास होगा दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर वो स्टेट असेंबलीज में जाएगा, और जो जितनी हमारी स्टेट्स हैं उसके मिनिमम कोई हाफ स्टेट जो है तो उनकी असेंबली से ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। और सेकंड क्या है, बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर फेडरल फीचर्स से वो चीज़ नहीं डील कर रही है तो सिंपल हमारी पार्लियामेंट में ही स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। फिर आता है देयर आर आल्सो अमेंडमेंट विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 368। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो 368 के अंडर नहीं आते हैं। उनमें क्या है कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से ही बिल पास हो जाता है। विच कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। के जितने मेंबर पार्लियामेंट में होंगे, जितने प्रेजेंट होंगे तो बस उनकी ही मेजॉरिटी देखी जाएगी। जैसे अगर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट से डील करना है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं, वो उनके लिए 368 आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए हमारे पास कितनी टाइप्स होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की? 3 टाइप्स होगी। फर्स्ट होगी अमेंडमेंट बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। के फर्स्ट में क्या आ जाएगा कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाएगा। जैसे इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे इंडिया में कोई न्यू स्टेट आती है या 2 स्टेट को चेंज करना है, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज करनी है, सिटीजनशिप के एक्ट जो हैं, जो आर्टिकल्स हैं उनमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो सिंपली हो जाएगा। उसमें हम ये अपने जम्मू कश्मीर का केस भी लेते हैं कि जैसे हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बनाया था तो वो कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं थी, वो सिंपल था, वो 368 में भी कवर नहीं था। फिर उसके बाद आता है अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पार्लियामेंट को एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जैसे पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, तो इनमें क्या है कि स्टेट को एक स्पेशल मेजॉरिटी, जब हमारी पार्लियामेंट में जब भी बिल पास होगा तो दोनों हाउसेज में सेपरेटली एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। फिर उसके बाद आता है अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। ये उस प्रोविज़न के लिए है, उन आर्टिकल्स के लिए है जिनमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं और वो फेडरल फीचर ऑफ इंडिया से डील करते हैं, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का उससे डील करते हैं, तो हमें वो स्टेट असेंबली से भी पास करवाना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे छूट ये दे रखी है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी में ही ये करना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्शन है प्रेसिडेंट का है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे इलेक्ट होंगे, हाई कोर्ट के कैसे होंगे, तो ये चीज़ें जो हमें स्पेशल मेजॉरिटी से प्लस स्टेट से रेटिफाई करना पड़ेगा। कंक्लूजन में कहता है इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए मॉडरेट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि इंडिया ने जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है वो एक मॉडरेट है, ना तो यूएसए के जितना स्ट्रॉन्ग है और ना यूके के जितना सॉफ्ट है। इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट एज इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ना तो ये इतना डिफ़िकल्ट है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का जैसा, वो ना तो ये इतना इजी है कि जैसे यूनाइटेड किंगडम के जैसा, और ये इतना भी नहीं इजी नहीं है जैसे फ्रांस में है, या हम डिफ़िकल्ट भी कहें फ्रांस वाले को, क्योंकि फ्रांस में जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो पूरा ही संविधान, पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। तो ना तो ये हमारा फ्रांस का जैसा है, ना तो हमारा यूके का जैसा है, और ना ही हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जैसा है। तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेंगे। पहले है कि ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंडर आती है, और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 20 में है। और हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट्स हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारे आज 25 पार्ट्स हैं, तो ये 368 आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये ना यूएसए के जितना स्ट्रॉन्ग है, ना ब्रिटेन के जितना, मीन्स यूनाइटेड किंगडम के जितना सॉफ्ट है, और कितनी उसमें हो सकता है। और इसमें स्टेजेस जो है, फर्स्ट स्टेज है कि ये पार्लियामेंट में ही हम इस बिल को पुट अप कर सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में तो ये हो भी नहीं पाएगा। तो ये किसी भी हाउस में पुट अप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर मनी बिल है तो वो लोकसभा में ही होगा। फिर बिल जो है वो एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा उसमें लोकसभा में, और फिर स्टेट्स को जाएगा। अगर वो जो हम आर्टिकल अमेंड कर रहे हैं अगर वो फेडरल फीचर से डील करता है तो वो स्टेट को भी जाएगा, और हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसको क्या करेंगी, एक सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगी। ठीक है, तो
दोनों हाउस जो है सेपरेटली उसको पास करेंगे। अगर बिल अटक जाता है किसी हाउस में तो हमारे पास ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कि कुछ जॉइंट सिटिंग का करवा दिया जाए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर जॉइंट सिटिंग करवाएंगे तो नेचुरल सी बात है, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, राज्यसभा के कम हैं। तो अगर जॉइंट सिटिंग में राज्यसभा को तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा क्योंकि लोकसभा वाले तो इसको पास करवा देंगे। इसलिए जॉइंट सिटिंग में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं है। अगर फेडरल फीचर को कर रही है वो अमेंडमेंट कुछ फ़र्क कुछ अफेक्ट कर रही है तो वो स्टेट भी इसको रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद आता है जब वो पास हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और असेंट के लिए, और जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट को ये कंपलसरी अपनी असेंट देना, अपना सिग्नेचर करना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, ये कंपलसरी है। और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था, 1950 में कंपलसरी नहीं था। उसके बाद आता है हम 368 में कितने हैं, 2 प्रोविज़न आते हैं, लेकिन 368 के बाहर भी अमेंडमेंट होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, यूटी बना दी गई, तो वो भी 368 के अंडर नहीं था। तो जैसे किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है या सैलरी इंक्रीज़ करनी है या सिटीजनशिप में कुछ बदलाव करना है तो वो 368 में नहीं आएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 368 में आएंगी, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो 368 में आएंगी। DSPS हैं, DPSP, तो 368 में आएंगी। फिर उसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो हो गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, तो वो किस में आएगा, एक स्पेशल मेजॉरिटी में आएगा। और इसके लिए स्टेट्स जो हैं इसको रेटिफाई भी करेंगी। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अपना अच्छे से ध्यान रख के पढ़िएगा घर में। अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो बाहर जब भी निकलते हो मास्क पहन के निकलो और कोशिश करो कि घर से बाहर नहीं निकलो। तो बाकी जैसे वैक्सीन लग रही है, अभी कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है अपने आसपास में तो उसमें वैक्सीन की अवेयरनेस फैलाओ। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी है, सबके लिए है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट दे रही है। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आसपास में कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी अवेयरनेस है उसको फैलाया जाए। आप अच्छे से लेक्चर को देखना। अगर किसी को भी किसी टॉपिक में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं या मेरे को कॉल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना डाउट पूछ सकता है। तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखना, इन डिटेल में देखना। लेकिन सारे बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे हैं, मैं इतनी हार्ड वर्क करके लेक्चर बना रहा हूँ, फिर इतने वीक वाले नेटवर्क में उसको अपलोड कर रहा हूँ, इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी लेक्चर को पूरी तरह से देख नहीं रहे हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि पूरा लेक्चर अच्छे से देखो, क्वेश्चन को पूरा नोट्स बना के और अपनी कॉपी पे लिख के पूरा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। आपके एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो आप पहले ही प्रिपेयर करके रहिए। थैंक यू।